हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एकेडमी 24/7 के इस बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपीएसआई के तहत निकली हुई वैकेंसीज के बारे में। ठीक है, पूरा शुरू से लास्ट तक हम एक एक जानकारी को इस वीडियो में देखेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, या फिर यूं कहें कि आपको किन बातों का ध्यान रखना है अप्लाई करते समय। और आपको साथ में हम ये भी देखेंगे कि आपको किस तरीके से एग्जाम के लिए तैयारी करनी है, आपका क्या क्या सिलेबस होने वाला है। ठीक है, तो ये जो आपकी वैकेंसी निकली है टोटल 9,534 पदों के लिए, कितने 9,534 पदों के लिए आपकी वैकेंसीज निकली हुई है, जिसमें से आपका अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अलग अलग प्रकार के पद हैं। जैसे कि पद तो आपका एक ही है, एसआई है, लेकिन अलग अलग डिपार्टमेंट में। मेरा क्या मैं कहने का मतलब है, देखिए यहाँ पर आप लिखा हुआ है साफ साफ। देखिए क्या लिखा हुआ है, नागरिक पुलिस प्लाटून कमांडर पीएसी एवं अग्निशमन द्वितीय अधिकारी। ठीक है, तो ये अलग अलग प्रकार के आपके ये पद हैं। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं अलग अलग कैटेगरीज में कितनी कितनी वैकेंसीज आई है। कैटेगरीज में कहने का मतलब है कि डिपार्टमेंट कौन कौन सा है आपका। तो सबसे पहले बात करते हैं नागरिक पुलिस के पदों का श्रेणीवार विवरण। टोटल 9,027 वैकेंसी है नागरिक पुलिस के लिए। ठीक है, सिविल पुलिस के लिए तो उसमें जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसके लिए कितने पद है, 3,613 टोटल पद है। ईडब्ल्यूएस के 902 पद आपके आरक्षित रखे गए, रिजर्व हैं इतने पद आपके निकले हुए हैं। ओबीसी के लिए 2,437 पदों पर वैकेंसी है, ए और एससी के लिए 1,895 पद है, और एसटी के लिए आपके 1,080 पद है। टोटल अगर आप जोड़े इन सभी पदों को तो 9,027 इनकी संख्या होती है। अब इन ये जो आपके पद हैं इनमें से कुछ को हॉरिजॉन्टल आपका रिजर्वेशन भी दिया गया है, जैसे कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, महिलाएं हैं, तो इनको अलग अलग से रिजर्वेशन भी कुछ दिया गया है। देखिए कितने पद हैं आपका, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के 180 पद हैं, भूतपूर्व सैनिक के 451 और महिला के 1,805 पद आपके आरक्षित रखे गए हैं। ठीक है, आगे अब बात करते हैं दूसरी। हमने ऊपर बात कर ली किसकी, नागरिक पुलिस की, नागरिक पुलिस एसआई की बात कर ली। अब प्लाटून कमांडर और पीएसी की बात करें अगर, तो यहाँ पर टोटल 484 पद हैं। ठीक है, अनारक्षित के लिए 194, ईडब्ल्यूएस के लिए 48, ओबीसी के लिए 131, एससी के लिए 101 और एसटी के लिए 10। इस तरीके से अगर आप इन सभी को जोड़ते हैं तो टोटल ओवरऑल कितना आएगा आपको, टोटल 484 आपका टोटल आएगा। यहाँ पर भी इन पदों के लिए भी आपका हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन रखा गया है, लेकिन वो सिर्फ दो कैटेगरी के लिए, किसके लिए, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित के लिए और भूतपूर्व सैनिक के लिए। पद यहाँ पर 10 हैं और 24 हैं। ठीक है, ये आपका पद रिजर्व रखे गए हैं। आगे थर्ड जो आपका कैटेगरी है, थर्ड डिपार्टमेंट है, वो अग्निशमन अधिकारी द्वितीय अधिकारी के लिए। उसमें से टोटल 23 पद। अगर इन सभी तीनों कैटेगरीज में आप जोड़ेंगे तो 9,534 पदों की आपकी वैकेंसी, जो कि एक काफी अच्छी खासी वैकेंसी है। बहुत से दिनों से फ्लक्चुएट हो रही थी, बहुत से दिनों से आपकी वैकेंसीज वेट भी कर रहे थे, बहुत से कैंडिडेट तैयारी शुरू करते थे, बंद कर देते थे, फिर तैयारी शुरू करते थे, फिर बंद कर देते थे। तो आपका अब ये वैकेंसी आ चुकी है। ठीक है, क्या हम इसको इस तरीके से भी मान सकते हैं कि जो बहुत से स्टूडेंट्स के द्वारा, टीचर्स के द्वारा सोशल मीडिया पर आपका जो कैंपेन चलाया गया पूरा, कि हैशटैग बहुत सारे आपके यूज किए गए, उसका भी हम इसका प्रभाव मान सकते हैं। आप लोगों को क्या लगता है, क्या उसका इफेक्ट इसमें है, इस वैकेंसी पर? क्या इसी प्रेशर की वजह से सरकार ने ऐसी वैकेंसी निकाली है? क्या सोचते हैं आप, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। तो बात करते हैं अग्निशमन द्वितीय अधिकारी की। तो अनरिजर्व के लिए 10 हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 हैं, ओबीसी के लिए 6 हैं, एससी के लिए 5 और एसटी के लिए इसमें कोई भी पद नहीं है। टोटल बात करेंगे तो 23 पद हैं टोटल, अगर आप जोड़कर देखते हैं तो। ठीक है, इसमें भी आपका कुछ हॉरिजॉन्टल क्षैतिज आरक्षण आपका रखा गया है। कितना, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित 0 है, यानी कि कोई पद नहीं है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए एक केवल पद यहाँ पर आरक्षित रखा गया है, इनको थोड़ा रिजर्वेशन ज्यादा मिलेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है आपकी, वो है कि आप कब से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो 1/4/2021 से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन प्रारंभ होने की तिथि है और आवेदन खत्म होने की तिथि क्या है, 30/4/2021 रात्रि 12 बजे तक, यानी कि आपको लगभग 1 महीने का समय दिया गया है अपनी वैकेंसीज में फॉर्म भरने के लिए, अप्लाई करने के लिए। अब आप अप्लाई करेंगे तो आपको कितना पे करना होगा, तो आपको पे करना होगा 400 रुपए। ठीक है, 400 रुपए मात्र निर्धारित किया गया। इस भर्ती प्रक्रिया के लिए सभी अभ्यर्थियों हेतु आवेदन शुल्क 400 रुपए है। जो अर्हताएं हैं जैसे कि राष्ट्रीयता, तो राष्ट्रीयता आप सभी जानते हैं, जो सभी एग्जाम्स में राष्ट्रीयता मांगते हैं वही है आपकी। अब बात करते हैं शैक्षिक अर्हता। सबसे ज्यादा जो पॉइंट फंसता है वो यहीं पर फंसता है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में। तो उप निरीक्षक, नागरिक पुलिस, प्लाटून कमांडर और पीएसी पद के लिए जो आपकी योग्यता है, ठीक है, जो आपकी शैक्षिक अर्हता है वो क्या है, स्नातक उपाधि किसी भी विश्वविद्यालय से या सरकार द्वारा प्राप्त उसके समक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता। ठीक है, जैसे कि स्नातक हैं आप, या फिर आप बीटेक होल्डर हैं, या फिर इस तरीके से जो भी उसके आसपास है वो सभी यहाँ पर वैलिड है।
अग्निशमन द्वितीय अधिकारी पद के लिए क्या है, किसी विश्वविद्यालय से विज्ञान में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा समक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य अर्थ। देखिए यहाँ पर ये जो विज्ञान शब्द है ये स्पेशली यहाँ पर डाला गया है इस चीज पर, ठीक है ना। तो विज्ञान का जरूर से याद रखें कि अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के तभी अप्लाई आप कर सकते हैं जब आप साइंस साइड से आप होंगे, क्या आपने ग्रेजुएशन कर रखी होगी, ठीक है। तो इस बात को आप जरूर से याद रखना है। देखिए यहाँ पर कुछ टिप्पणी भी दी गई, लिखा भी गया है कि आवेदन पत्र की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी को अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अथवा धारित करनी चाहिए तथा उसकी अंक तालिका अथवा उसके प्रमाण पत्र उसके पास उपलब्ध होने चाहिए। यानी कि मान लीजिए बहुत से लोग अपीयरिंग भी हैं, ठीक है, और आपके आवेदन तक, आवेदन की जो तिथि है 30/4, लास्ट तिथि है 30/4/2021, उस तारीख तक अगर आपका जो क्वालिफिकेशन है वो कंप्लीट नहीं होती है तो फिर आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आवेदन की लास्ट डेट तक अगर आपके हाथ में आपकी मार्कशीट्स आ जाती है, आपके सर्टिफिकेट आपके हाथ में आ जाते हैं तो आप जरूर से इसके लिए अप्लाई कर लें, ठीक है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। नेक्स्ट है कि आवेदन पत्र में प्रदर्शित शैक्षिक अर्हता की यथार्थता, शुद्धता एवं समकक्षता को सिद्ध करने के लिए अभिलेखित साक्ष्य प्रस्तुत करने का दायित्व अभ्यर्थी का होगा। इस संबंध में बोर्ड का अंतिम निर्णय अंतिम होगा। यानी कि आप जो दावा करेंगे कि हाँ ये मैं क्वालिफिकेशन रखता हूं, उसके लिए जिम्मेदार आप स्वयं होंगे, ठीक है। तो आप सोच समझ करके अप्लाई करिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब अधिमानी अहर्ता है, यानी कि वरीयता किसको दिया जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा है कि अधिमानी अहर्ता के कोई अंक नहीं होंगे, बल्कि ये 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के अंक बराबर प्राप्त करने की दिशा में अधिमानी अहर्ता के अभ्यर्थियों को प्रस्तर 4.4 के अधीन वरीयता प्रदान की जाएगी। यानी कि जिसके पास डोएक या फिर नाइलिट की सोसाइटी से ओ लेवल का अगर कंप्यूटर का डिप्लोमा होगा तो उसको वरीयता दी जाएगी, या फिर प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो उसको वरीयता दी जाएगी, या फिर राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि एनसीसी का उसके पास बी प्रमाण पत्र, बी कैटेगरी का उसके पास सर्टिफिकेट है तो उसको आपकी अहर्ता दी जाएगी। इस बात का आप जरूर से ध्यान रखें। अब आता है बहुत से एक दूसरा भी जो सबसे ज्यादा चर्च टॉपिक रहता है वो क्या रहता है, एज का, ठीक है, कि एज आखिरकार आपकी कैसे काउंट होगी। तो अभ्यर्थी ने दिनांक 1/7/2021 को 21 की आयु प्राप्त कर ली हो, यानी कि 1/7/2021 को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 28 वर्ष से अधिक की आयु पूर्ण ना की हो, अर्थात इनका जन्म 1/7/1993 से पूर्व तथा दिनांक 1/7/2000 के पश्चात ना हुआ, ठीक है। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर क्या आपको रिलैक्सेशन भी मिलेगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि परंतु यह कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों की दिशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक हो जितनी रिक्तियों की अधिसूचना के समय अधिनियम में और लागू सरकारी आदेशों में निर्दिष्ट की जाएगी, ठीक है। यानी कि कुछ आपको रिलैक्सेशन भी मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वैवाहिक परिस्थिति क्या है। सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष या महिला अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां या पति जीवित हो, या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जो जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो। परंतु सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन में छूट दे सकती है यदि उसका समाधान हो जाए, ऐसा करने के विशेष कारण विद्यमान है, ठीक है ना। वो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। शारीरिक स्वस्थता आपके पास बिल्कुल से आप फिट होने चाहिए, ठीक है। मेडिकल भी क्योंकि होगा तो आपको मेडिकल रूप से फिट भी होना चाहिए। शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति अभ्यर्थी के लिए पात्र नहीं होंगे, इस बात को आप जरूर से याद रखें, ठीक है। शारीरिक दोष से युक्त होते हैं अगर आप और अपने कर्तव्यों को दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की संभावना हो तो अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अंतिम रूप से अनुमोदित किए जाने से पूर्व उससे अपेक्षा की जाएगी वह चिकित्सा बोर्ड के परिणाम में सफल हो जाए, यानी कि मेडिकल आपका जरूर से होगा। भर्ती प्रक्रिया क्या है, कैसे क्या होगा, ये सभी यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। देखिए जो आपकी भर्ती प्रक्रिया है वो आपकी इस बार क्या होगा, ऑफलाइन नहीं होगा, ऑनलाइन होगा। यहाँ पर लिखा है कि इस ऑनलाइन लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार का 4 अलग अलग निम्नलिखित विषयों का एक प्रश्न पत्र होगा, यानी कि कितने अंक हो गए, टोटल 400 नंबर होंगे और ऑनलाइन आपका एग्जाम होगा। क्या होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा। कौन कौन से आपके टॉपिक होने वाले, कौन कौन से विषय होने वाले हैं। तो विषय आपके सामान्य हिंदी अधिकतम अंक 100, मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान 100 अंक, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा 100 अंक, मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धिलब्धि परीक्षा और तार्किक परीक्षा 100 अंक, यानी कि टोटल आपके 400 नंबर का ये एग्जाम आपका होने वाला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं परीक्षा का जो समय होगा वो कितना दिया जाएगा। जो परीक्षा का समय है वो आपका 2 घंटे दिया जाएगा, 120 मिनट आपका दिया जाएगा, ठीक है। ऑनलाइन लिखित परीक्षा मैंने आपको अभी बता दी। प्रत्येक पालियों के प्रश्न पत्र अलग अलग होंगे। ऑनलाइन लिखित परीक्षा 1 से अधिक तिथियों या 1 से अधिक पालियों में आयोजित किए जाने पर अभ्यर्थी के प्राप्त अंकों का प्रसामान्यीकरण किया जाएगा, यानी कि नॉर्मलाइजेशन आपका जरूर से किया जाएगा। देखिए यहाँ पर मिनिमम एग्जाम क्राइटेरिया भी दिया है कि आपको कम से कम इतने एग्जाम आपको इतने आपको मार्क्स लाने पड़ेंगे, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि प्रश्न पत्र के 4 विषयों में से प्रत्येक विषय में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त मूल अंकों का प्रथमतः प्रसामान्यीकरण करेगा और अंतिम कुल प्रसामान्यीकृत अंकों की गणना समस्त चारों विषयों के प्रसामान्यीकृत अंकों को जोड़कर की जाएगी, यानी कि नॉर्मलाइजेशन आपका लागू करके आपका फाइनल मेरिट आपकी बनेगी। ठीक है, ऑनलाइन लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या होगा वो आपका नीचे आगे दिया है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर लिखा हुआ है पांचवा, ये छठा पॉइंट क्या कह रहा है कि प्रश्न पत्र में किसी प्रश्न के गलत होने या प्रश्न के सभी उत्तर विकल्पों के उपयुक्त न होने पर ऐसे प्रश्नों को निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है, उनको हटा दिया जाएगा, यानी कि मान लीजिए कोई टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, कोई आयोग गलती से गलत क्वेश्चन दे देता है तो उसको आसानी से उसको वहां पर हटा दिया जाएगा, यहीं पर आपका लिख दिया है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा। तो वर्णित ऑनलाइन परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के प्रसामान्यीकरण प्राप्तांकों की श्रेष्ठता के आधार पर उनसे अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा के सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी, अहरकारी प्रकृति की होगी। जो शारीरिक मानक परीक्षा होगी वो आपकी अहर प्रकार की होगी। ठीक है, सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर की होगी। अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा में बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या रिक्तियों की संख्या के ध्यान में रखते हुए निर्धारित की जाएगी, यानी कि आपको कितने कैंडिडेट्स फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे वो आपको ध्यान में रख करके की जाएगी। आपका जो मिनिमम फिजिकल एलिजिबिलिटी है, शारीरिक मानक है, वो आप क्या होने चाहिए, ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, ये सभी आपकी, यानी ऊंचाई से मतलब है कि हाइट कितनी होनी चाहिए। तो सामान्य और ओबीसी और एससी के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम हाइट जो है वो 168 मीटर होनी चाहिए। जो एसटी कैटेगरी है उनकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। सीना चेस्ट कितना होना चाहिए, तो सामान्य अन्य पिछड़ी जातियों अनुसूचित जातियों के संबंधित अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम सीने का माप 79 सेंटीमीटर बिना फुला और कम से कम 84 सेंटीमीटर फुलाने पर, अनुसूचित जनजातियों के लिए 77 सेंटीमीटर, बिना फुलाने पर 82 सेंटीमीटर से कम नहीं होगा। ठीक है, टिप्पणी विशेष तौर पर क्या लिखा गया कि न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है। ठीक है, महिलाओं के लिए यहाँ पर हाइट दी गई है। हाइट इशूज क्या है यहाँ पर, 152 सेंटीमीटर, 152 सेंटीमीटर ओबीसी है, जनरल है, एससी है, और एसटी के लिए 147 सेंटीमीटर, 147 सेंटीमीटर। महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम वजन क्या होना चाहिए, 40 केजी आपका न्यूनतम वजन होना चाहिए। महिलाओं के लिए स्पेशल टिप्पणी यहाँ पर दी गई हुई है। ठीक है, चलिए अब आपको शारीरिक दक्षता परीक्षा में क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है, यहाँ पर आपका दिया गया है। ठीक है, देखिए शारीरिक जो दक्षता परीक्षा है उसमें आपको पुरुष अभ्यर्थियों को 4.8 किलोमीटर की दौड़ 28 मिनट में तथा महिला अभ्यर्थियों को 2.4 किलोमीटर की दौड़ 16 मिनट में पूरी करनी आवश्यक होगी। जो अभ्यर्थी नियत समय के भीतर दौड़ पूरी नहीं करेंगे वो भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे, वहीं से आप बाहर हो जाएंगे। ठीक है, जो आपकी शारीरिक दक्षता परीक्षा है जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामित डिप्टी कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित एक समिति द्वारा की जाएगी, जिसमें जनपद के पुलिस अधीक्षक द्वारा नामित पुलिस उपाधीक्षक सदस्य होंगे। यथा आवश्यकता समिति के अन्य सदस्य जिला मजिस्ट्रेट अथवा पुलिस अधीक्षक द्वारा नामित किए जाएंगे। शारीरिक दक्षता परीक्षा के आयोजन प्रक्रिया बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी, वो आपको टाइम से बता दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन पहले आपका जो क्या होगा, प्री होगा, रिटर्न होगा। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि लिखित परीक्षा अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा की तिथि एवं समय की सूचना यथा समय अधिसूचित की जाएगी, आपको पहले से ही बता दिया जाएगा। ठीक है, आप एडमिट कार्ड्स वगैरह आपको वेबसाइट पर मिल जाएंगे, वहां पर आप डाउनलोड कर सकते हैं। चयन तथा अंतिम श्रेणी श्रेष्ठता सूची। तो शारीरिक दक्षता में परीक्षा में सफल पाए गए अभ्यर्थियों में से उनके द्वारा प्रस्तर 4.1 के अधीन ऑनलाइन परीक्षा में प्राप्त नॉर्मलाइजेशन अंकों के आधार पर राज्य की आरक्षण नीति के दृष्टिगत रिक्तियों के सापेक्ष प्रत्येक श्रेणी के अभ्यर्थियों की चेष्टा के क्रम के अनुसार चयन सूची तैयार करके उसे संतुलित चिकित्सा परीक्षा इस तरीके से, यानी कि आपका प्री होगा, फिर आपका क्या होगा, फिजिकल होगा, फिर आपका मेडिकल होगा, और फिर इस तरीके से आपकी 2 या 2 से अभ्यर्थी अधिक समान प्राप्त करते हैं तो श्रेष्ठता सूची का विनिश्चय निम्नलिखित के अनुसार किया जाएगा। यानी कि आपके जो नीचे पॉइंट दिए हैं, अगर आप कोई कैंडिडेट समान अंक पाता है तो उसका इस तरीके से यहाँ पर चयन किया जाएगा। ठीक है, हाँ चलिए आगे देखते हैं। चिकित्सा मेडिकल आपका बिल्कुल से होगा, मेडिकल का जरूर से ध्यान रखना, आप मेडिकल अनफिट हैं तो आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ओबीसी के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण एवं अधिकतम आयु सीमा छूट से संबंधित विवरण निम्न प्रकार विवरण आपका नीचे दिया गया है। अच्छा, रिजर्वेशन का फायदा किन्हें मिलेगा, जो केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासी, यानी कि अगर आप अदर स्टेट से भी हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप जैसे ही अप्लाई करेंगे तो आप जनरल कैटेगरी में जाए, फिर सामान्य वर्ग में आपकी गिनती होगी। यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है। एससी के लिए 5 साल और एसटी के लिए कितना है, 5 साल, और ओबीसी के लिए 5 साल आपका क्या दिया गया है, एज रिलैक्सेशन
दिया गया है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए यहाँ पर कितना दिया गया है, यहाँ पर ईयर का कोई यहाँ पर ऐसा उल्लेख नहीं किया गया, लेकिन यहाँ पर जो प्रतिशत है वो 10% का आरक्षण यहाँ पर इनको दिया गया है, जो EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं कैंडिडेट। देखिए यहाँ पर जिसके पास 36 आरक्षण है, जैसे कि यानी कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, जो भूतपूर्व सैनिक है या फिर महिलाएं हैं, उनको अलग से आपका रिलैक्सेशन जरूर से दिया जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, पॉइंट आउट किया है कि भूतपूर्व सैनिकों की आयु सेना में की गई सेवा अवधि को उनके वास्तविक आयु में घटाने पर निर्धारित आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि जो भी आपने सेना में सेवा की और जो आपकी वास्तविक आयु है उसको घटा करके निर्धारित 3 वर्ष से ज्यादा की आपको छूट दी जाएगी। बाकी ठीक है, OBC SC और ST कैंडिडेट जो है उनको 5 साल के लिए आपकी दी जाएगी। ठीक है, एज रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बात। अच्छा, वीडियो आपको पसंद आ रहा तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा, और आप अगर सोशल मीडिया में हमारा फॉलो करना है, आप सभी आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। हमारा फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम पेज है, ठीक है, इन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ में ही आप अगर टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना, ऑनलाइन आवेदन करते समय अभ्यर्थी के पास यथापेक्षित निम्नलिखित अभिलेख होने अनिवार्य है। शैक्षिक अर्हता संबंधी अभिलेख, स्नातक उपाधि अंक या प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास। ठीक है, और भी जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन मांगी गई हैं, ठीक है, वो आपके पास जरूर से होनी चाहिए। लेकिन याद रखें, लास्ट डेट तक आपके पास आपकी मार्कशीट जरूर से आ जानी चाहिए। ठीक है, कब तक आ जानी चाहिए, 30/4/2021 तक आपके पास जरूर से आ जाना चाहिए। ऑनलाइन आपको आवेदन करना है। ठीक है, सभी बिल्कुल इजी होता है, ऐसा कोई नहीं है, ऑनलाइन आवेदन सभी के लिए आसान होता है। ठीक है, फीस पे करें, कितनी फीस लगनी है आपको, 400 रुपये आपको फीस पे करनी है। फोटो कैसे लगानी है सब यहाँ पर डिटेल दी गई है नोटिफिकेशन में, आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके आप आसानी से उसको देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं सिलेबस की। जो ऑनलाइन लिखित परीक्षा है, सिलेबस के ऊपर भी बात की हमने, यहाँ पर भी की 100 नंबर के सभी आपके 4 टॉपिक हैं, आपके ये विषय हैं, इनमें होगा टोटल 400 नंबर का आपका पूर्णांक होगा। ठीक है, अब यहाँ पर डिटेल आपका हिंदी का, मूल विधि का, सामान्य ज्ञान का, संविधान का पूरा डिटेल यहाँ पर, पूरा सिलेबस यहाँ पर दे रखा है, आप आसानी से उसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। अगर आपके मन में अभी कोई सवाल है, कोई आपके मन में सवाल उठ रहा है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ऐसा करके आप डिस्कस कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो किसको वेट कर रहे हैं बाबू, सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लो, जिससे आप आगे वाली और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, जैसे कि कुछ जीएस का कोई टॉपिक है, करंट अफेयर्स का टॉपिक है, या फिर कोई नई वैकेंसीज आ रही है, या फिर इसी एसआई वैकेंसीज के लिए कोई नया अपडेट आता है, तो उसके लिए आप कोई वीडियो टाइम से मिल सके तो नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप लोग टेलीग्राम चल लीजिएगा, ठीक है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो और जो आपको क्या होगा, सोशल मीडिया के हैंडल्स के भी आपको नीचे मिल जाएंगे लिंक, वहां पर से जाकर के आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रखें सभी चीजें। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक से और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।